हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि मालेगांव ब्लास्ट का केस हाल ही में चर्चा में क्यों है एंड इसकी टाइमलाइन क्या रही, केस की अभी तक की टाइमलाइन क्या रही, क्या क्या फैक्ट्स रहे जो कि कोर्ट ने देखे एंड उसके अलावा इस केस में हाल ही में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया है जिसका वर्डिक्ट 8 मई को आना है। तो 8 मई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है इस केस की डेस्टिनी के लिए एंड इसीलिए ये केस अभी चर्चा में बना हुआ है। आइए जानते हैं इस केस के बारे में थोड़ी सी डिटेल। हम इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो अक्यूज हैं हमारे, जिन पे ये रिसेंटली वर्डिक्ट आने वाला है, इन पे कौन से चार्जेस लगाए गए हैं, किन चार्जेस के अगेंस्ट इन पे ट्रायल चला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है रिलेटेड एक बॉम्ब ब्लास्ट से जो कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव टाउन में हुआ। मालेगांव टाउन जो है वो नासिक शहर में स्थित है जो कि मुंबई से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पे है एंड इस बॉम्ब ब्लास्ट में कई लोगों की मृत्यु हो गई एंड बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। तो ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये केस 17 साल से पेंडिंग है एंड अब फाइनली 8 मई डिसाइड की गई है इसकी डेस्टिनी, जिस दिन इस केस का वर्डिक्ट आएगा। तो ये केस अभी फाइनली इसका ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड एनआईए स्पेशल कोर्ट जो इस केस को डील कर रहा था उसने अपना जो है वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है। तो वर्डिक्ट रिजर्व करने से हमारा क्या मतलब है? जब कोर्ट वर्डिक्ट रिजर्व करता है तो उसका ये मतलब होता है कि कोर्ट द्वारा सभी एविडेंसेस ले लिए गए हैं, सभी विटनेसेस की एग्जामिनेशन हो गई है एंड अब कोर्ट को समय चाहिए उन विटनेसेस को या फिर उन एविडेंसेस को अप्रिशिएट करने का, ताकि वो एक सही डिसीजन पे आ सके। ठीक है, तो वर्डिक्ट जो है हमारा 8 मई के लिए रिजर्व किया गया है। 8 मई को हमें पता लगेगा इस केस की डेस्टिनी के बारे में। तो ये जो केस है ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो हमारी एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के द्वारा, जो कि फास्ट ट्रैक ट्राई करता है केसेस को। जो हमारी एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये किन ऑफेंसेस से डील करती है? ये ऐसे ऑफेंसेस से डील करती है जो कि देश की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी को खतरा पहुंचाते हैं या फिर देश की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाते हैं। वो ऑफेंसेस देखे जाते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूट की गई सेक्शन 3 के अंडर ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 26/11 का जो हमला हुआ मुंबई में, टेरर अटैक था जो, उसके बाद ये महसूस किया गया एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रिक्वायर्ड है ऐसे एक्ट्स को, है ना, काउंटर करने के लिए, ऐसे एक्ट्स पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसी के संदर्भ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 का इनैक्टमेंट हुआ एंड इस एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो 29 सितंबर 2008 को जो ये बॉम्ब था, ये प्लांट किया गया था एक मार्केट एरिया में, क्राउडेड मार्केट एरिया में, मालेगांव में, महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड जो ब्लास्ट था वो कॉज हुआ कैसे? एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से फिटेड ऑन एन एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल। तो ये एक मोटरसाइकिल का टाइप है जिसपे कि इम्प्रोवाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टाइप का ये जो था बॉम्ब ब्लास्ट था। तो आईईडीज को हम जनरली होममेड बॉम्ब्स भी बोलते हैं। तो इस केस में ये देखा गया कि जो इस केस के प्राइम कॉन्स्पिरेटर जिनको माना गया वो थे साध्वी प्रज्ञा एंड लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित। तो जब इन्वेस्टिगेशन इस केस में स्टार्ट हुई तो प्रज्ञा ठाकुर जी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनको 10 अक्टूबर 2008 को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद नवंबर 2008 में कर्नल पुरोहित का भी अरेस्ट होता है। जनवरी 2009 में इस केस की चार्जशीट फाइल की जाती है, किसके द्वारा? महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के द्वारा। अब ये वर्डिक्ट जो है वो एनआईए का स्पेशल कोर्ट दे रहा है, लेकिन चार्जशीट फाइल गई एटीएस के द्वारा। ऐसा कैसे हुआ ये हम अभी अपना जब डिटेल देखेंगे तब इसके बारे में हमें नॉलेज मिलेगी। तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो हमारा है वो 14 इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इस केस में क्या करता है? एक चार्जशीट फाइल करता है। और चार्जशीट में जो ऑफेंसेस कमिट किए जाते हैं वो किन लेजिस्लेशंस के अंडर कमिट किए जाते हैं? वो हैं बेसिकली हमारे आईपीसी, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908,
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट एंड महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट ऑफ 1999। तो चार्जशीट में इन लेजिस्लेशंस के अंडर 14 अक्यूज पे जो है चार्जेस बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू ठाकुर द चार्जशीट वाज फाइल्ड ऑन जनवरी 20, 2009 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। अब यहाँ पे 90 डेज का पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके लिए हमें जानना होगा डिफॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है आपका, ये सेक्शन 167(2) ऑफ CRPC के अंडर प्रोवाइडेड है, जो कि अब 187(3) ऑफ BNSS हो चुका है। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंडर बेसिकली जो प्रोविज़न है वो ये है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं होती है तो अक्यूज को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अगर कोर्ट को लगता है कि इस केस में अक्यूज को पुलिस कस्टडी में रखना ज़रूरी है तो कोर्ट मैक्सिमम 15 डेज़ का पुलिस कस्टडी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अगर 15 दिन से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अक्यूज को कस्टडी में रखने की तो वो कस्टडी जुडिशल कस्टडी के नाम से जानी जाती है, एंड जुडिशल कस्टडी मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए ही दी जा सकती है। जो ऑफेंसेस पनिशेबल होते हैं ग्रेटर देन 10 years ऑफ पनिशमेंट से, ठीक है, जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस, ये सब पनिशमेंट्स इंक्लूड होती हैं, ऐसे ऑफेंसेस के लिए मैक्सिमम 90 डेज़ किसी अक्यूज्ड को कस्टडी में रखा जा सकता है जब तक इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो रही है। अगर इस दौरान भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो जो हमारा लेजिस्लेशन है CRPC वो कहता है कि अक्यूज्ड शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, मतलब इस टाइम पीरियड के एक्सपायरी के बाद अक्यूज्ड को बेल पे रिहा करना होगा कोर्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डेज का टाइम पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 2009 में स्पेशल कोर्ट जो है वो ड्रॉप कर देता है हमारा मकोका के चार्जेस अगेंस्ट 7 अक्यूज्ड। ठीक है, जो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के चार्जेस थे वो ड्रॉप कर दिए जाते हैं, लेकिन 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट फिर से वो चार्जेस लगा देता है अक्यूज्ड पे। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2011 में क्या करती है, ये केस डायरेक्ट कर देती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। ठीक है, तो ATS से ये केस अब कौन देखेगा, अब ये केस चला गया हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास, एंड इसीलिए अब जो वर्डिक्ट आएगा वो NIA का स्पेशल कोर्ट देगा। ठीक है, तो सितंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर देता है बेल प्रज्ञा ठाकुर को, एंड 2015 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही क्या रूल कर देता है कि मकोका के चार्जेस अप्लाई नहीं किए जा सकते अक्यूज्ड के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ इसके अंडर जो चार्जेस लगाए गए हैं उन पे उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं है या फिर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कोर्ट के पास। 2016 में NIA क्या करता है, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करता है। ठीक है, जिसमें कि क्या कहा जाता है कि सारे चार्जेस जो हैं ड्रॉप कर दिए जाएं अगेंस्ट ऑल अक्यूज्ड, मतलब जो 14 अक्यूज्ड के अगेंस्ट एक चार्जशीट फाइल हुई थी उसी के बाद में एक ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है जिसमें कहा जाता है कि सारे अक्यूज के अगेंस्ट जो है चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाएं। फर्दर मोर प्रज्ञा ठाकुर वॉज नेम्ड अमंग द पर्सन अमंग हुम प्रोसिक्यूशन वॉज नॉट मेंटेनेबल, मतलब यहाँ तक कह दिया जाता है कि प्रज्ञा ठाकुर जी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं है। ठीक है, शी वॉज ग्रांटेड बेल ऑन 25 अप्रैल 2017 अंडर मेडिकल ग्राउंड्स। तो अब क्या होता है, फाइनली 2017 की ये डेट को प्रज्ञा ठाकुर को बेल दे दी जाती है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट 17 में बेल ग्रांट कर देती है साध्वी प्रज्ञा को। उसके बाद अगस्त में सुप्रीम कोर्ट कर्नल पुरोहित को भी बेल ग्रांट कर देते हैं, एंड फाइनली 2017 में स्पेशल कोर्ट NIA कोर्ट जो इस केस को डील कर रहा होगा वो क्या है, ऑफिशियली मकोका के चार्जेस ड्रॉप कर देता है प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एंड लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ। तो जो हमारा थोड़ा बैकडेटेड हिस्ट्री है इस केस की वो यहाँ तक हमें समझनी है। इसके बाद रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इस केस में, एंड अब जो वर्डिक्ट आने वाला है वो किन प्रोविजन से डील करता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो 2017 में मकोका के चार्जेस फाइनली प्रज्ञा ठाकुर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ ड्रॉप कर दिए NIA के स्पेशल कोर्ट ने। तो जो अभी प्रेजेंट केस चल रहा है इस केस में अक्टूबर 2018 में क्या किए, फॉर्मली जो है चार्जेस फ्रेम किए। अब चार्जेस फ्रेम करने का मतलब सिंपली ये होता है कि कोर्ट क्या है, एक फॉर्मल डिक्लेरेशन करता है कि किस अक्यूज ने क्या क्या क्राइम्स
किए हो सकते हैं जिन पे कि उन अक्यूज को ट्राई किया जाएगा। मतलब उन अपराधों के खिलाफ अक्यूज को जानकारी दी जाती है कि आप पे ये चार्जेस कोर्ट लगा रहा है, एंड अब इन ऑफेंसेस के अगेंस्ट आप पे जो है एविडेंसेस लिए जाएंगे, विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा, एंड इन ऑफेंसेस की देखा जाएगा कि आप है ना इनके अंडर कॉन्विक्ट किए जाते हैं या फिर अक्विट किए जाते हैं। तो क्रिमिनल लॉ में बेसिकली एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जब तक कोई अक्यूज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है ना गिल्टी नहीं प्रूव होता है, तब तक उसको कोर्ट क्या है पनिश नहीं करती है किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट। अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब सिंपली ये होता है कि एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग में ये होना चाहिए कि हाँ ये ऑफेंस जो है इसी पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो क्रिमिनल लॉ में हमेशा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिंजेंट होता है, एंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल लॉ में। ठीक है, तो 2018 में जो चार्जेस फ्रेम हुए वो किन ऑफेंसेस के अगेंस्ट फ्रेम किए गए, आइए देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले तो जो लेजिस्लेशन के चार्जेस लगे उन पे वो थी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिनके 2 सेक्शंस अप्लाई किए गए। सेक्शन 16 जो कि बात करता है कमिटिंग टेररिस्ट एक्ट के बारे में, एंड सेक्शन 18 जो कि बात करता है कॉन्स्पायरिंग टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, एक्ट को कमिट करना, टेररिस्ट एक्ट को कमिट करना, एंड 18 बात करता है इवन टेररिस्ट एक्ट की कॉन्स्पिरेसी करने को, है ना। उसके अलावा इंडियन पीनल कोड के जो धाराएं उन पे लगाई गई, चार्जेस फ्रेम किए गए जिनके लिए, वो थी सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 302 मर्डर से डील करता है जो कि पनिशमेंट ऑफ मर्डर की बात करता है, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 324 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, एंड सेक्शन 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन 2 रिलीजियस ग्रुप्स। तो जहाँ तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से आईपीसी का सेक्शन 120B डील करता है ना, एंड बीएनएस का सेक्शन डील करता है 61। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का प्रोविजन ये कहता है कि जो भी पर्सन्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस जिसके चार्जेस उन पर लगे हैं जो कि पनिशेबल है लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है, पनिशमेंट क्या है लेस देन 2 ईयर्स, तो उनको 6 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन वहीं अगर ऐसे ऑफेंस के चार्जेस लग गए हैं जो कि ग्रेटर देन 2 ईयर्स है, तो पनिशमेंट किस ऑफेंस की दी जाएगी, जो ऑफेंस उन्होंने कमिट किया होगा, ठीक है, जिसके चार्जेस उनके अगेंस्ट प्रूव हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट का। अब एट प्रेजेंट इस केस की ये सिचुएशन है कि 8 मई को इस केस का वर्डिक्ट आना है, एंड 19 अप्रैल को इस केस के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो क्लोज हो गए थे। कोर्ट्स ने सारे एविडेंसेस ले लिए हैं, एंड अब कोर्ट उन एविडेंसेस को अप्रिशिएट करेगा, बेसिकली ये देखेगा कि वो एविडेंसेस है ना रिलायबल हैं कि नहीं, एंड सब चीज़ों को मिला जुला के अब कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया जाएगा 8 मई को। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं यूएपीए एक्ट के बारे में। यूएपीए जो एक्ट है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है क्या कि इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जाए सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को बाय इंडिविजुअल्स या फिर एसोसिएशंस। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल्स द्वारा भी की जा सकती हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा भी की जा सकती हैं, एंड फॉर डीलिंग विद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। ठीक है, ये एक्ट अमेंड हुआ रिसेंटली 2019 में, जिसमें कि कुछ चेंजेस किए गए। अब क्या हो गया, अब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए भी ये एक्ट डील करने लगा। ये एक्ट अब साइबर टेररिज्म से भी डील करता है। इस एक्ट में एक मेजर चेंज ये लाया गया कि अब जो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट वो डेजिग्नेट कर सकती है इंडिविजुअल्स को भी एज टेररिस्ट। इस अमेंडमेंट से पहले केवल ऑर्गेनाइजेशंस को ही एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया जा सकता था विदाउट द नीड फॉर अ, है ना, फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको कोई जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बिना उसके भी वो क्या है किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय डीजीपीज अप्रूवल का कॉन्सेप्ट 2019 के अमेंडमेंट के बाद अप्लाई किया जाएगा। इट अलाउज फॉर डिटेंशन ऑफ सस्पेक्ट्स विदाउट चार्ज ऑन ट्रायल फॉर अप टू 180 डेज। तो देखिए यहाँ पे अब किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि यूएपीए एक्ट के अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन भी की जा सकती है।
अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। तो यूएपीए एक्ट के अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन की जा सकती है एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसमें ये मैंडेट किया गया है कि 3 मंथ से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं की जा सकती है। मैक्सिमम पीरियड अलाउड है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए वो है 3 मंथ्स। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन होती क्या है? बेसिकली ऐसी डिटेंशन है जो कि ट्रायल या फिर किसी को ऑफिशियली कन्विक्ट करे बिना ही क्या है हम लोग जो एजेंसीज हैं डिटेन कर सकती हैं ऐसे पर्सन को। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में, ठीक है। अगर डिटेंशन के लिए अगर ये ज़रूरी है कि जो पर्सन कंसर्न्ड हैं जिन्होंने ऑफेंस किया है वो लॉ एंड ऑर्डर को है ना हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे पर्सन को डिटेन किया जा सकता है विदाउट ऑफिशियल ट्रायल, ठीक है। एंड इसका पर्पस किसी को पनिश करना नहीं होता, इसका पर्पस सिंपली होता है कि हम फर्दर क्राइम कमिट कर सकें, फर्दर क्राइम कमीशन को हम लोग जो है अवॉइड कर सकें एंड सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा या आपके सामने ये न्यूज़ आई होगी कि एनआईए ने स्पेशल कोर्ट से ये अपील की है कि अपराधी जो कि इस केस में इन्वॉल्व हैं, अक्यूज जो कि इस केस में इन्वॉल्व हैं, अक्यूज वुड बी द राइट वर्ड, उन अक्यूज को है ना हार्शेस्ट पनिशमेंट दी जाए, उनके साथ कोई लीनियंसी शो ना की जाए। तो क्विकली देख लेते हैं कि यूएपीए के जो प्रोविजन उन पे लगे हैं उनके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट क्या प्रिस्क्राइब्ड है लेजिस्लेशन द्वारा। पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट, हुएवर कमिट्स अ टेररिस्ट एक्ट, ठीक है, अगर ऐसे एक्ट में किसी की डेथ हो जाती है, टेररिस्ट एक्ट कॉजेज डेथ ऑफ अ पर्सन, तो उस केस में जो अक्यूज्ड है उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। तो हार्शेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16 ऑफ यूएपीए इज डेथ पेनल्टी। एंड सेक्शन 18 बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। Whoever conspires or attempt to commit or advocates, abets, advises or incites directly or knowingly facilitates the commission of a terrorist act, तो अगर ये चीज़ें असेंशियल्स पाए जाते हैं किसी भी एक्टिविटी में कॉन्स्पिरेसी के अंडर पनिश करने के लिए, उस केस में पनिशमेंट क्या हो सकती है? उस केस में पनिशमेंट जो है हमारी 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए, बट वो क्या है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक कंटिन्यू की जा सकती है। मतलब 5 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट दी जा सकती है सेक्शन 18 के अंडर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द मालेगांव ब्लास्ट केस। अब हमें देखना ये होगा कि 8 मई को कोर्ट किस निष्कर्ष पे पहुंचता है। 17 साल इस केस का ट्रायल पेंडिंग रहा है एंड फाइनली अब इस केस में वर्डिक्ट रिजर्व कर दिया गया है एंड जल्दी ही डेस्टिनी इस केस की हम लोगों के सामने होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।